बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स और कोर्ट्स की बहुत अच्छी तरह मामलात को समझते हैं। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इनका रिपोर्टिंग का। सर बताइएगा, लाहौर की एक तो सियासत इस वक्त क्या रंग पकड़ रही है। नून लीग के अंदर तो अपनी लड़ाई छिड़ी हुई है, 14 सीटें हैं जिनमें से 10 कैंडिडेट उनके अभी तक सामने आए हैं, 4 पर लड़ाई जारी है। 4 वो सीटें हैं जिनमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां हुक्मरान खानदान की शहजादी है, उन्होंने नामजदगी पेपर जमा कराए हैं। हल्का एन ने 117 और 119, इससे मरियम नवाज शरीफ ने पेपर जमा कराए थे। वहां सामने आके खड़े हो गए अली परवेज मलिक साहब, दूसरी साइड पे खड़े हो गए सामने आके फैयाज सादिक साहब। उनको जो हल्का दिया गया उन्हें वो पसंद नहीं। इससे पहले मरियम नवाज शरीफ ने पीपी 80 से कागजात नामजदगी भी जमा कराए थे। उनके लिए मुकम्मल हल्का वो खाली कराया गया था, जहां से पीटीआई के जो गोंदल साहब, इफ्तिखार गोंदल साहब, वो इलेक्शन जीते थे लास्ट टाइम। अब उनसे वो हल्का खाली कराया गया। जीते नहीं थे लेकिन उनको टिकट दी गई थी वहां से और एमपीए थे। बाद में वो वहां से चंद साहब आ गए उनके सामने, नईम पंचोता साहब सामने आ गए और इफ्तिखार गोंदल साहब भी आजाद हैसियत में सामने आ गए। तो वहां तो उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि लगता नहीं कि वहां के लोग उन्हें वोट करेंगे। बात जब भी होती है लाहौर की तो ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून क्लेम करती है हमारा गढ़ है, जिसे मरियम नवाज शरीफ ने अपनी सियासत और मेहनत से अब मुस्लिम लीग नून का गढ़ा बना दिया है। क्या देख रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ जिस भंवर में आ फंसी है अपनी पार्टी के अंदर ही, ये इलेक्शन जीत भी पाएंगी लाहौर से कि नहीं? देखिए करामत, एक तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आप जो सारा मलबा मरियम नवाज पे फेंक रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती है। मरियम कभी भी पार्टी बराह उनके पास रास्त है सर इक़्तिदार लाहौर में में। नहीं रही। हाँ, मैं आपसे वही अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग नून की जो 40 साला सियासत है, ये उसका मलबा है जो अब उनके सामने पड़ा हुआ है। अब अगर आप देखें कि इनके जो 80 से 90% उम्मीदवार वो हैं जो 70 या उससे अबव के पेटे में, जो लाहौर में अगर हम देखें तो 3-4 वो लोग हैं जो कि 50 के पेटे के करीब हैं। अली परवेज मलिक, जो परवेज मलिक के साहबजादे हैं, उनको छोड़ के तो बाकी जो सारे हैं वो 50 से ऊपर के हैं। और उसमें भी देखें कि इन सारे हलकों में आपको बरोसियत नजर आएगी कि ये जिनको ये कहते हैं ना जी हमारी आबाई सीट है, जैसे ये बादशाह। अब्बा जी की है और तो दादाजी की थी। तो ये 90 की 80 की जो दिहाई की जो सियासत है पिछली सदी में, ये अभी तक 40 साल पीछे, 45 साल पीछे रह रहे हैं। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं सीखा। और ये इस वक्त उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त लाहौर शहर में जो 60% से ज़्यादा वोट है, वो 18 से 25 साल के नौजवान लड़के लड़कियों का है। और उनको उनके बारे में इनके पास ना कोई प्लान है। और वो सब लोग अक्सरियत, बल्कि ओवरवेलमिंग जो उसकी जो मेजॉरिटी है उन उन ये यंग वोटर्स की, वो इनको पसंद नहीं करते। उनको पता है कि इनके पास ये एक तरह की जो सेठ कल्चर है, जो पाकिस्तान जिसकी लपेट में है, जिसके काबू में है, तो ये सारे नौजवान इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल वक़्त है ये। अभी तो सिर्फ़ ये सीटों की लड़ाई हो रही है। अभी तो वो वक़्त आएगा जब इनके पास, जब सड़कों पे जाएँगे, गली मोहल्लों में जाएँगे और लोगों के साथ कन्विंसिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। असल टफ टाइम तो इनका वो है जो शुरू होने वाला है। और उसके लिए इनकी ना कोई तैयारी है और ना ही इनको कोई मुझे अफ़सोस से ये बात कहना पड़ेगी कि इनको बहुत सख्त इम्तिहान का सामना है। उसकी यही वजह है ना कि अभी तक इनने जलसों का ऐलान नहीं किया। जहां पेश करना होता है वहां छोटी बहू को पेश कर दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब देखे कराची गए हुए हैं, एमकेएम के साथ, जीडीए के साथ मामलात वो सेट कर रहे हैं। कल शेखुपुरा में इनका जलसा है, जहां खिताब जो है जाके शहबाज शरीफ साहब खुद करेंगे। नवाज शरीफ इस पूरे मंजरनामे में नजर ही नहीं आ रहे, जिसको ये अपना वोटर कहते थे क्राउड कि इसके नाम पे मिलता है, जो है लंदन से आएंगे तो पंजाब क्या पूरा पाकिस्तान इनकी जुदाई में जो गम बोल रहा है वो आएगा, बाहर आएगा, इनको वेलकम करेगा। वैसा कुछ रिस्पांस तो मिला नहीं इन्हें। इनकी तवक्कुआत से इंतहाई कम है और बल्कि इनके लिए बहुत मायूस कुन वक्त है। अभी तो ये वो सूरत हाल है जो अभी किसी तरीके से इन्होंने
मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए अपनी फेसिफिंग रखी हुई है। वो वक़्त आने वाला है जब इनको छोटे-मोटे जलसे करने होंगे, लोगों के पास जाके उनसे वोट माँगना होगा। अपने जो इनके मुख्तलिफ़ जगहों पे इनके आगे जिनको इन्होंने इलाकों का ठेका दिया होता है, उनसे जब ये पूछ-पकीत करेंगे तो इनको पता चलेगा कि ये जो वक़्त बदल चुका हुआ है, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका हुआ है, वो गुज़र हो चुका नहीं हुआ है। रहा। कौन वेला हो नहीं रहा, वल वेला बदल गया है और इनके लिए करामत अब्बास साहब अब इंतज़ार रहे। ये वो वक़्त ये जब से ये फाइनल होगा ये जो इलेक्शन सिंबल है अलॉट होगा, पार्टी टिकट्स अलॉट हो जाएँगे और उसके बाद जब इनको ये जाना पड़ेगा, तो वो इनका ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी ये फेस कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये कल से जब से वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब इनको ये इलेक्शन सिंबल अलॉट किया जाए, इनका सर्टिफ़िकेट यानी कि इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए एज़ ए बोना फाइड पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ द कंट्री। तो उसके बाद देखिए कोई कौन अच्छा पहलवान होता है, जो अच्छा स्ट्रॉन्ग पहलवान होता है ना, वो अपोनेंट का मैदान में आके मुकाबला करता है। तो ये हमेशा से कभी अदालतों से, कभी इलेक्शन कमीशन से, कभी एस्टेब्लिशमेंट से, कभी ब्यूरोक्रेसी से जो ये जिसको वो इमरान खान कहा करते थे कि अंपायर्स को साथ मिला के खेलने की इनको आदत पड़ी हुई है, तो ये सारी बैसाखियाँ जो है ना इनकी, वो ये गिरे पड़े हैं और बैसाखियाँ इनके ऊपर आ पड़ी हुई हैं। तो ये जी। वक़्त अभी आने वाला है, दे हैव टू फेस द म्यूज़िक। दूसरी तरफ आज उमैर नियाज़ी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की सर। वो कहते हैं कि हमारे 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए जाएँगे। सवात की दोनों सीटों से मुराद सईद के कागज़ात आज मुस्तरद हो गए। अगर 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट के कागज़ात रिजेक्ट हो जाते हैं और जो बाकी बचते हैं, उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लें, तो फिर 8 फरवरी के इलेक्शंस में पीटीआई आपको एक तो नज़र आ रही है, दूसरा इन इलेक्शंस की हैसियत क्या होगी? देखिए, ये इलेक्शंस जो हैं वो शुरू होने से पहले ही प्री पोल रिगिंग और बदतरीन फैशिज़्म की वजह से ये एक फ़ार्स एक धोखा इलेक्शन के तौर पर अभी से इनका मामला बना हुआ है। पीपल्स पा जो पीटीआई है उसकी स्ट्रेंथ ये है कि उसको किसी तरह की कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ़ उसका सबसे बड़ा टास्क उसके सामने ये है कि उसका कैंडिडेट जो है वो मैदान में मौजूद हो। ये वो वह चीज़ है जो पीटीआई जिसको फ़ोकस किए हुए है और उसके लिए उसको कोई बहुत ज़्यादा मशक्कत की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये वही बिहाइंड द सीन अब देखें, जो इस मुल्क के अंदर मामला बने हुए हैं, अब जो लोग जो पीटीआई के जो रूपोश हैं, जो लीडरान या पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे, उसके ऊपर तो इन्होंने पिछले दिनों उनके मुकदमा तो अदालतों में लेके नहीं गए, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो कैंसल कर दिए और बेशुमार मामलात के उनके जो असासे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने देनी होती हैं इलेक्शन कमीशन में, तो इनके पास टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर वो कर तो सकते हैं। तो आखिरी उम्मीद और सहारा तो बहरहाल जो है कि एपलेट ट्राइब्यूनल्स होते हैं, वो देखें या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स, जैसा कि अभी कुछ उसमें जो है तब्दीली नज़र आ रही है उनके रवैये में। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो एक बड़ा दलेराना और बड़ा लैंडमार्क जो उन्होंने एक नोट लिखा है, अगर उसकी रोशनी में अदालतें इलेक्शन के प्रोसेस को स्मूथ और फेयर बनाने की के लिए अपना रोल प्ले करें, तो मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों के ये जो रुकावटें हैं, सिर्फ़ अदालतों के ज़रिए से दूर हो सकती है और उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। आपने अदालतों का ज़िक्र किया, जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस तारिक सर मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब ने जो साइफ़र केस वाले में ज़मानत मंज़ूर की, इमरान खान की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, उसके बाद लेवल प्लेइंग फ़ील्ड पर जो ऑर्डर जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट की तरफ देखें तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के जो आज की समाअत का हाल देख लें, जो रिमार्क्स उन्होंने दिए कि निगरान हुकूमत तो इसमें जमहूरियत को डिरेल करने के चक्करों में लगी हुई है, इलेक्शंस की रुकावट बन रही है। ये चीज़ें आती हैं दोनों कोर्ट से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 28 दिसंबर की काज लिस्ट भी कैंसिल कर दी जाती है, 29 दिसंबर की काज लिस्ट भी कैंसिल कर दी जाती है और थोड़ी देर पहले खबर आती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों को छुट्टी पर चले गए हैं, जिनमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी हैं, जिनमें बाबर सत्तार साहब भी हैं।
तो ये हुआ क्या है? सुप्रीम कोर्ट का भी समझ ले ताला लगा दिया गया है, जब तक काजी साहब वापस नहीं आते। हाई कोर्ट में भी ताला समझ ले लग गया, जब तक चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब वापस तशरीफ नहीं लाते। तो ये फैसले ही इनकी राह की रुकावट बने हैं। और दूसरा, आपको लगता है कि अदलिया चीफ जस्टिस के बगैर आज़ाद है भी? देखिए करामा साहब, ये बिल्कुल इसको कहते हैं बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। जिन हाई कोर्ट के जजेस ने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन और जो कानून है, मुरवजा कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसके मुताबिक फैसले किए हैं, तो उनको एक कदम और आगे चल के छुट्टी पर जाने की बजाय लोगों को छुट्टी पर भिजवाना चाहिए, उनको ज़बरदस्ती उनकी नौकरियों से बर्खास्त करना चाहिए। ये मैं नहीं समझता कि छुट्टी जाना जो है वो कोई ऑप्शन है या कोई जस्टिफिकेशन देता है कि चाहे कुछ भी दबाव है। और ये जो दबाव के जो मुतासरीन हैं, उनके मुकदमा सुनने वाले जज हैं। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने जब ये बलूचिस्तान के जो जो लोग आए हुए थे, उनके साथ जो वहाँ पे सलूक हुआ, तो उन्होंने बड़े ही पर्टिनेंट, बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, रिमार्क्स दिए। वो मेरे ख़्याल में सबके लिए आँखें खोल देने के लिए काफ़ी है। अगर इसकी पादाश में या दूसरे मामलात में जैसे कि नज़र आ रहा है कि एक ही अब उम्मीद की किरण बाकी है कि अदलिया इसमें रोल प्ले करे, तो मैं समझता हूँ कि अगर जजेस इस तरह से छुट्टी पर जाना शुरू हो जाएँगे, तो ये मसले का हल नहीं है। उनको छुट्टी करानी होगी, ना कि खुद छुट्टी पर जाएँगे। आपको लगता है कि अदलिया मुकम्मल 2 सिर्फ चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पर गए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में जो फैसले सामने आए हैं, ये जज तो आज़ाद हैं, इनके ऊपर थोड़ा-सा मसला ऊपर वाली लाट का है फिर? देखिए ग्रामर साहब, किसी एक बंदे के चीफ जस्टिस तो सिर्फ एक और जज ही होते हैं। उन वो जो किसी भी आज़ाद इंडिपेंडेंट माइंड का जो जज होता है, वो आला अदलिया में हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, वो उसकी राय का पाबंद नहीं होता कि चीफ जस्टिस की मर्जी के फैसले करें। जो जजेस ऐसे फैसले करते हैं जिसके वो चाहे चीफ जस्टिस की सुने, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की सुने, तो वो आज़ाद जज नहीं होते और उनके फैसले जो है वो 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 दबाव में किए गए फैसले होते हैं और उनकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं होती। बल्कि ऐसे जजेस जो है वो अपने हल्फ की से बेवफाई कर रहे होते हैं, अपना हल्फ तोड़ रहे होते हैं। तो सही। ऐसे ये मुमकिन नहीं है कि कोई चीफ जस्टिस जो है हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर वो गैंगस्टर्स के तौर पे ऑपरेट करते रहे हैं, जुडिशरी में आने से पहले या जुडिशरी में मिलके वो करते रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि दे आर विकेड माइंड्स। ये वो लोग हैं जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे जजेस से तो इस मुल्क को जो जान छूट जाए तो अच्छी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।